स्वागत है साथियों आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत माला में। कैसे हैं आप सभी? बहुत लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं बीपीएससी TRE 4 का, तो ये इंतजार आप लोगों का भी ख़त्म होने वाला है। बस जैसा कि आपने आज एक पोस्ट देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं उस पोस्ट पे भी बात करूंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज हम संस्कृत विषय के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी साथी हैं जो संस्कृत विषय का शिक्षक बनना चाहते हैं, जिनका सपना है बिहार में एक शिक्षक बनने का, वो भी संस्कृत विषय का, तो वो इस वीडियो से जुड़ जाए। और मैं आप लोगों को अपना अनुभव आज शेयर करने वाला हूं कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे TRE 2 क्लियर किया। मैं आपको आज ये बताऊंगा क्या क्या मैंने किताबें पढ़ी और कैसे तैयारी किया, मैं सारा आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो से जुड़े रहें और लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं अपना पूरा ही अनुभव आपको बताने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप उसको ध्यान से सुने और जितना हो सके आप उसी तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपका, मैं पक्का बता रहा हूं कि आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। तो सभी साथी इस चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए बढ़ते हैं। जैसा कि अभी ये जो ट्वीट आया था आपने देखा है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं सम्राट चौधरी जी, इन्होंने अभी क्या है ये बताया कि बीपीएससी को इन्होंने क्या है सारा वो जो 32,000 यहाँ देख सकते हैं आप, जो 32,388 शिक्षकों के पद पर ये नियुक्ति होने वाली है, ये कुल बताया गया है। इससे पहले मैं आप लोगों को ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं और वीडियो बनाता इसके बारे में, बीपीएससी के बारे में, लेकिन क्या है ना, बहुत सारे न्यूज़ में देख रहा था और बहुत दिनों से सुनने में ये आ रहा था कि भाई अभी बीपीएससी को भेज ही रहे हैं, अभी रोस्टर क्लियर कर रहे हैं। ऐसा बार बार सुनने में आ रहा था कि अभी भेजने ही वाले हैं, बस भेज ही दिए। तो ऐसा कुछ मतलब सटीक जानकारी मिल नहीं रही थी, तो इसलिए मैं वीडियो ला नहीं रहा था। लेकिन आज ये जो कंफर्म हो गया है कि अब बहाली आने वाली है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो आप पढ़ेंगे कि तो क्या दिया गया है कि नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को भेज दी गई है। ठीक, तो ये पूरा कंफर्म है कि बिल्कुल ही भेज दिया गया है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को रोजगार और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। तो देखिए इसमें जो पदों का जो विवरण दिया गया है, इस बार बहुत ही क्या कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप देख सकते हैं केवल मात्र 32,388 कुल पद है। और इसमें भी अगर संस्कृत विषय की बात किया जाए, ठीक है, अगर केवल संस्कृत विषय की बात किया जाए तो अभी एक और आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे ही वो सूचना आती है मैं आप लोगों को तुरंत बताऊंगा कि कक्षा वाइज, जैसे 6 to 8 में यहाँ तो बता रहे हैं ना कि 8,563, तो संस्कृत के लिए कितना सीट है 6 to 8 में, फिर 9-10 में कितना सीट है, TGT के लिए कितना संस्कृत में सीट है, उसके बाद 11th-12th में PGT के लिए संस्कृत में कितना सीट है। ये जैसे ही क्लियर हो जाता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप ये मान के चलिए कि जो भी हमारे पास कुल पद मिल रहे हैं 32,388, इसमें ही आप इमेजिन करके देखिए कि संस्कृत के लिए कितना पद हो सकता है। ठीक, तो फिर अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। जैसा मैं किया हूं वैसा ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, तो तैयारी तो करना ही है विद्यार्थियों। उससे पहले आपको ना एग्जाम पैटर्न एक बार आपको क्लियर हो जाना चाहिए, और मैं आशा करता हूं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्लियर ही होगा, क्योंकि आप लोग बहुत कह लीजिए कि भाई 2-3 साल से लगे हुए हैं एकदम बीपीएससी के पीछे कि कब हो जाए हमारा, ठीक है, और होना भी चाहिए, है ना। तो सबको पैटर्न तो एकदम पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसा कि देखिए, जिसमें सामान्य जो अध्ययन पूछा जाएगा वो आपको 40 प्रश्न रहेंगे उसमें, और 40 अंक का करना है। और जो शिक्षण संबंधी विषय, जो भी आपका मुख्य विषय, जैसे आपका क्या है संस्कृत है, तो संस्कृत आपका कितना नंबर का रहेगा, ठीक है, कुल प्रश्न 80 रहेंगे, और जो कि 80 नंबर का रहेगा। और जो भाषा जिसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी है, तो वो 30 नंबर का रहेगा, ये आपको देख लेना है, ठीक है। और कुल जो आपका अंक है वो 150 नंबर का होगा। तो ये तो आपको पता ही है, समय भी आपको पता है 2 घंटा 30 मिनट के लिए, और उसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स आपको नहीं काटा जाएगा, बिल्कुल। और कुल 150 अंक का, ये सब आप जानते हैं। चलिए, अब जो मेरा जो मुख्य आपको बताना है वो है कि आपको तैयारी कैसे करना है, विशेषकर संस्कृत विषय की तैयारी कैसे करना है। क्योंकि देखिए, कोई भी बीपीएससी के द्वारा कोई सिलेबस जो है वो जारी नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूं, अभी जो बीपीएससी 1 हुआ है, 2 हुआ है और जो 3, उसी आधार पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले क्या है कि तैयारी के लिए क्या करना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि तैयारी के लिए क्या करना है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप
सारा कुछ देख चुके हैं, बस आप कुछ नहीं करना है, आपको एग्जाम में सीधा बैठना है और आपका पेपर निकल जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार बहुत कम सीटें हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा। कोई भी चीज़ को गहराई से पढ़ना पड़ेगा और अच्छा अंक आपको प्राप्त करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, यहाँ पे टीआरई क्या है, टीआरई 1 का है, 2 का है और 3 का है। ये आपको आसानी से मिल जाएगा, है ना। ये आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा या टेलीग्राम में पूरा अपलोड है, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल का नाम है संस्कृत माला, जो हमारा चैनल है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। उसके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, तो आपको वहाँ पे सारा ही पेपर मिल जाएगा। जितना भी कंटेंट मैं बता रहा हूँ सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और तैयारी में मैं बता दूं आपको कैसे करना है। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन का पेपर जब तैयारी करेंगे, तो जो भी आप उत्तर लगा रहे हैं उसको लिख के रखिए कि आप कितना उत्तर आप सही कर रहे हैं, ठीक है। आप कितना उत्तर सही कर रहे हैं ये आप लिख के रखिए, और कितना आपसे गलत हो रहा है। जो गलत हो रहा है उसको विस्तार पूर्वक उसको व्याख्या सहित देखिए कि इसमें क्या बन सकता था और आपने क्या लगाया है, ठीक है। अब मैं बात करूं आगे कि बिहार स्टेट सिलेबस, जो आपने अभी बिहार एसटीईटी का जो फॉर्म जितने भी विद्यार्थी भरे होंगे, तो आपने उसका सिलेबस जरूर देखा होगा। आपको दोनों ही सिलेबस देख लें, उसका 9, 10 का और 11, 12 का। मैं जो ये बता रहा हूँ 6 to 8 के लिए भी बता रहा हूँ, ठीक है, 9, 10 के लिए भी बता रहा हूँ और 11, 12 ये तीनों के लिए ही बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, बिहार स्टेट का जो सिलेबस है वो आपको देखना है एक बार, और जितना भी उसमें लगा हुआ है, ठीक है, जो सामान्य परिचय या विशिष्ट परिचय जो भी उसमें लगा है, पूरा सिलेबस आपको क्या है एक बार फिर से रिवीजन करना है, एकदम गहराई से पढ़ना है, ठीक है। 9, 10 के भी और 11, 12 वाला दोनों ही आपको पढ़ना है, ठीक। इतना करने के बाद क्या है, जब ये आप कर लेते हैं उसके बाद क्या करना है, आपको रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ना है, जो कि डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। अगर आपने इससे पहले रचना अनुवाद कौमुदी नहीं पढ़ा है, तो पहले आप एक बार जो प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी है उसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद ही क्या है, रचना अनुवाद कौमुदी को आप लोग पढ़िएगा। और इसको कैसे पढ़ना मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें वाक्य नहीं बनाना है आपको, उसमें बहुत सारे वाक्य अभ्यास के लिए दिए गए, इसमें वाक्य नहीं बनाना है। इसमें आपको क्या करना है, जितने भी शब्द रूप है, धातु रूप है, उपसर्ग है, अव्यय है, ये सारा ही आपको देखना है। उसके बाद इसमें व्याकरण के कुछ नियम दिए गए हैं कि किस के उपपद रहते हैं, कौन सी विभक्ति होती है या कौन सा प्रत्यय कब लगता है, ये सारा इसमें दिया गया है। तो एक बार आपको इसको रिवीजन कर लेना है। अगर आपने, जैसा कि मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर प्रारंभिक वाला नहीं पढ़ा है तो पहले प्रारंभिक पढ़ लीजिए, उसमें 30 चैप्टर है और इसमें 60 चैप्टर है, ठीक है। इसमें 60 चैप्टर है, तो जल्दी से समाप्त हो जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं है, आराम से कर लेंगे आप, है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, संस्कृत शास्त्र मंजूषा, ये वाला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस किताब का नाम इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं एग्जाम दे के आया था, फिर जब मैं अगले पेपर के लिए तैयारी करने लगा, ठीक है, जब मैं अपना एमए की तैयारी करने लगा, तब मैं देखा कि जितना भी प्रश्न जो मेरे से गलती हुआ था, जो भी लगा के आया था, वो सारा संस्कृत शास्त्र मंजूषा से बहुत सारा प्रश्न मिल रहा था, ठीक है। अब क्या क्या मिल रहा था, व्याकरण से क्या मिल रहा था और संस्कृत साहित्य से कैसे मिल रहा था, वो मैं आगे बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहे। अभी और कुछ आपके लिए बाकी है, अब वीडियो के बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपसे बहुत सारा चीज़ रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको लास्ट तक बने रहे। तो ये जो किताब है संस्कृत शास्त्र मंजूषा, इसको आप बना लीजिए, मंगा लीजिए। अगर आपको पीडीएफ कहीं मिल जाए तो पीडीएफ से पढ़ लीजिए, लेकिन पीडीएफ से पढ़ने में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें अलग अलग पार्ट बना दिया गया है। जैसे विज्ञान शकुंतलम से बहुत सारे प्रश्न है, व्याकरण से बहुत सारे प्रश्न लिए गए, संधि से बहुत सारे, से करके बहुत सारे प्रश्न लिया गया है। तो अधिकांश प्रश्न इसको टच करते हैं, ठीक है, इस किताब को टच कर रहे हैं। जैसा कि मैंने देखा, जो मेरा अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जब इस संस्कृत शास्त्र मंजूषा की आप तैयारी कर लेंगे, और क्या क्या इसमें तैयारी करना है मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। बस इस किताब का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं बुक्स के बारे में भी बताने वाला था, तो ये सब मैं बता दिया हूँ। उसके बाद क्या है कि प्रैक्टिस बुक के बारे में बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। ये सब काम आपको करना ही है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं भी संस्कृत शिक्षक बनूं, बिहार में संस्कृत का शिक्षक बनूं, तो ये आपको करना ही करना है ना। तो क्या करना है आपको, बिहार शतकम जो संस्कृत गंगा द्वारा प्रकाशित है, लक्ष्य बिहार, ठीक है, ये भी संस्कृत गंगा द्वारा प्रकाशित है। और फिर क्या है, यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये पब्लिकेशन का आपको जो भी बुक मिल जाए, आप अभी वाला लीजिएगा, जो अभी 2025 या 26 में जो छपा हो, ठीक है, वो वाला मंगा लीजिएगा। उसमें क्या है, आपको ट्री 1, 2, 3 का एक तो पूरा व्याख्या सहित मिल जाएगा, और उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसको
जो आपके अभ्यास के लिए बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो ये किताबें हैं बिहार शतकम, ये आपको आराम से पीडीएफ मिल जाएगा, सारा का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, या आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, ये सारा ही आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये तो रहा भी तैयारी कैसे करनी है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगर ये आप इतना कर लेते हैं, ये तो आपको पहले ही करना है, सारा ही करना ही है, आप इतना कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो निश्चित ही है, बिल्कुल होना ही है। और आगे अगर हम बात करें कि भाई अब पढ़ना क्या क्या है, ये तो मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, और किताब में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इसको भी ध्यानपूर्वक सुने, और अगर आपको हो सके तो आप इसको नोट करके रख लीजिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ विद्यार्थियों, ये जो TRE 1 हुआ है, 2 और 3, इसके आधार पर बता रहा हूँ मैं। और ये टॉपिक जितना भी लिया गया इसको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। ये नहीं कि वर्ण विचार पढ़ रहे हैं तो बस ऊपर ऊपर से संधि पढ़ लिए या वर्णों के बारे में पढ़ लिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है। तो इसलिए मैंने क्या इसका टॉपिक क्या दिया, क्या सब पढ़ना है। ठीक है, क्या सब पढ़ना है, यहाँ पे ये कर लीजिए, ये गलत है। ठीक है, क्या सब पढ़ना है, तो भाई ये पढ़ लेंगे तभी तो पढ़ाएंगे ना। तो संस्कृत व्याकरण का मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, संस्कृत व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको वर्ण विचार पढ़ना है। आप कहाँ से पढ़ेंगे, या आपके पास बहुत सारे पुस्तकें हैं संस्कृत के। ठीक है, क्योंकि आप भाई टीचर बनने वाले वो भी संस्कृत के, तो ऐसा नहीं कि आपके पास संस्कृत का बुक होगा ही नहीं, आपके पास जो भी किताब है संस्कृत का। ठीक, जैसा कि मैंने अभी बता भी दिया, रचना अनुवाद कौमुदी हो गया ये। अगर वर्ण विचार जो टॉपिक है इसको आपको किस प्रकार से पढ़ना है, वर्ण विचार मैंने कह दिया, तो ये नहीं है कि आपको भाई स्वर और व्यंजन पढ़ लेना है। इसमें स्वर, व्यंजन और क्या कहते हैं प्रयत्न के बारे में, उसके बाद वर्णों के उच्चारण के बारे में, मतलब वर्ण से संबंधित जितना भी हो सकता है सारा आपको गहराई से पढ़ना है। गहराई से इसलिए पढ़ना है क्योंकि विकल्प जो दिया जाता है इसमें 5 विकल्प रहता है। आपको जैसा कि पता है बीपीएससी में 5 विकल्प रहता है, और सबसे लास्ट वाला जो रहता है जो ई वाला, ठीक है, एक ऑप्शन रहता है ई, इनमें से कोई नहीं, ये जो रहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक, या फिर ये रहेगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी, ये जो है ना ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करेगा। अगर आपको विषय क्लियर नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो यहाँ आप गलती करेंगे। ठीक है, क्योंकि पिछला बार जो TRE 2 का जो मैं देखा था, कम से कम 7-8 प्रश्न के उत्तर क्या थे, इनमें से कोई नहीं और इनमें से सभी, ऐसा था। ठीक है, तो कई बार ये सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक के बाद बिल्कुल ऐसा ही आता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको लगेगा कि हर एक प्रश्न का उत्तर इनमें से कोई नहीं कैसे हो सकता है ना, क्योंकि फिर आपको लगेगा ऐसा तो नहीं हो सकता है भाई, किसी का तो B होगा, किसी का A होगा, है ना, तो यही गलती हो जाता है। ठीक है, और मेरे से भी एक गलती यहाँ पे मेरे से भी हुआ था कि मैं सोचा कि भाई इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, तो एक गलती लगाया, वो गलती हो ही गया। ठीक है, जबकि इसका उत्तर क्या था, इनमें से कोई नहीं था ऐसा। तो आपको ये देख के नहीं चलना है कि आपको ई ऑप्शन दे रहा है तो इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, ये उत्तर होगा ही नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा, ये ध्यान रखिए। तो मैंने वर्ण विचार के बारे में बता दिया। फिर है शब्द रूप। शब्द रूप भी आपको ऐसे पढ़ना है जैसे भाई ये तो बालक और राम का रूप तो कॉमन है। ठीक है, फिर तो आपको भाई याद ही होगा, क्योंकि आप संस्कृत इतना पहले से पढ़ रहे हैं तो ये तो याद ही होगा। आपको वैसे वैसे रूप देखने हैं जहाँ पे रूप का परिवर्तन होता है, जैसे कुछ चंद्रमस शब्द सब ऐसे आता है ना, जैसे गुरु का रूप हो गया, या युष्मद का हो गया, अस्मद का हो गया, एतत का हो गया, हाँ, फिर अदस शब्द का हो गया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये सारा आपको देख के जाना है। इसी में से क्या है, विभक्ति पूछ देता है या शब्द दे देगा, ये कहाँ का शब्द है, या पुल्लिंग में बनता है, स्त्रीलिंग, मतलब एकदम सारा कुछ जो भी आपके मन में आ रहा है कि कैसे पढ़ना, सारा ही कुछ आपको पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है इसमें। ठीक, धातु रूप भी ऐसे ही पढ़ना है। 10 जो लकार है, ठीक है, 10 लकार में आपको सबका धातु रूप याद आपको रखना है कि कौन सा धातु का कैसा रूप बन रहा है, ये आपको याद रख के चलना है। फिर संधि हो गया, संधि में भी आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है कि कौन से सूत्र से संधि हुआ है, ये भी कई बार पूछा है कि इसमें कौन से सूत्र से संधि हुआ, ये भी पूछा है। और संधि करने के बाद समस्त इसका समस्त पद के बाद संधि का विग्रह क्या क्या हो सकता है, सारा कुछ आपको, मतलब दोनों तरीके से। तो अगर संधि हो जाए तो फिर क्या पद मिलेगा और क्या पद बनेगा, और अगर विग्रह हो जाता है तो क्या बनेगा, ये आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए। फिर समास, समास के सबसे पहले आपको भेद ही पूछ लेगा, और ऑप्शन इस प्रकार से देगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 5 है कि 6 है कि 4 है। हाँ, तो इस प्रकार से आपको समास भी बिल्कुल गहराई से पढ़ना है। जो समास के भेद है, तत्पुरुष समास के भी जितने भेद वो सारे आपको गहराई से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे ज्यादा पूछा गया है, खासकर द्विगु समास जो है उससे ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो इसको आपको क्लियर कर लेना है कि द्विगु समास कहाँ कहाँ होता है।
आपने एक याद कर रखा होगा संख्या पूर्व द्विगु, इसको और स्पष्ट से याद कीजिए। और कहाँ कहाँ हो सकता है द्विगु समास, ठीक है। द्विगु और बहुव्रीहि ये सब में ना क्या आपको कंफ्यूज किया जाएगा, और ये ऑप्शन में बता दिया ई वाला, ये और ज्यादा कंफ्यूज करेगा। तो आपको बिल्कुल माइंड क्लियर होना चाहिए अगर, ठीक। फिर है कारक। कारक के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि कौन से विभक्ति में कौन सा कारक होगा, कौन से विभक्ति के उपपद रहते कौन सा कारक होगा। हाँ, तो ये आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और प्रत्यय, प्रत्यय में खासकर विद्यार्थियों जो कृत प्रत्यय है उसको पढ़ लेना है, ठीक। कृदंत प्रत्यय है उसको पढ़ लेना है। उसके बाद जो तद्धित वाला है, खासकर तद्धित वाला, ये जो है ना तद्धित वाला, इसको बिल्कुल पढ़ लेना है। तद्धित वाला में ये क्या है, तद्धित वाला प्रश्न ऐसे पूछता है कि आपको लगेगा इसमें अण प्रत्यय है, ठीक है, कि भाई या नदी वाचक संज्ञा से कुछ पूछ लेगा कि भाई नदी बना है तो इसमें कौन सा गीप है या गीश है या गीन है, ऐसे करके पूछता है। मतलब बिल्कुल ही एकदम कंफ्यूज करके पूछता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई नदी में जो प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है, और तद्धित प्रत्यय हो तो कितने प्रकार के तद्धित प्रत्यय होते हैं, कौन से शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, भाव अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, जात अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, सारा आपको क्लियर होना चाहिए। फिर ये कहता है वाच्य परिवर्तन। यहाँ पे क्या होता है, वाच्य परिवर्तन में आपको तीनों ही वाच्य है, जो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कई बार ये हमको पता भी होता है कि भाई कर्तृवाच्य का क्या नियम है और कर्मवाच्य का क्या नियम है, लेकिन कर्मवाच्य में जब परिवर्तन होता है तो आप देखेंगे जो रूप वहां पे बनता है, जैसे गम्यते, पठ्यते, ठीक है, क्रियते, ऐसा रूप बनता है। अगर ये रूप ही आपको पता नहीं है तो फिर आपका वाच्य बना बनाया भी गलत हो जाएगा। और एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, आपको क्रियते में कभी दीर्घ करके दे देगा, कभी क्रिय में, ठीक है, ऐसे करके दे देगा। आपको लगेगा कि भाई क्रियते तो बन ही रहा है, लेकिन सही रूप क्या होगा ये आपको ध्यान में होना चाहिए, तभी आप सही कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सार्वधातु के यक से जितने भी यक वाले प्रत्यय है आपको ये पूरा याद कर लेना है। और जैसा कि मैंने बताया कि लकार 10 लकार का आपको रूप याद होना चाहिए। बिल्कुल क्या करता है कि लकार का 10 लकार में से कोई सा भी रूप दे देता है और पूछा जाता है कि कौन से लकार का है, ठीक है, या लकार दे दिया या और बाद में रूप दिया कि भाई इस लकार में कौन सा रूप बनेगा, इसमें से कौन सा टट लकार का रूप है या लंग लकार का है या आशीर्वादक जो आशीलिंग का है, ये सब पूछा जाता है। उपसर्ग पूछा जाएगा, शब्द दे दिया जाएगा और इस शब्द के आगे में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये आपको दिया जाएगा। खासकर जो प्र, ठीक है, और परा और नी, ठीक है, निर, ये सब है ना, ये सब ये देख लेना है आपको, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। उसके बाद आपको कुछ प्रमुख जो मुख्य मुख्य सूत्र है वो देख लेना है। वो भी सूत्र कैसे देखना है, वो अर्थ सहित देखना है, ठीक है। पूरा अर्थ नहीं आता है लेकिन ऑप्शन में इस प्रकार से आता है, सूत्र दे दिया जाता है और बताया जाता है कि हाँ भाई ये संज्ञा वाला सूत्र है। खासकर संज्ञा वाला अधिक पूछा जाता है, ठीक है। जैसे एकाल संज्ञा, अप्रयुक्त संज्ञा किससे होती है, हाँ, और क्या कहते हैं गुण संज्ञा करने वाले कौन से सूत्र है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अदेंग गुणा है कि आद गुणा है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इसमें। फिर उदाहरण देके पूछ लेगा तो मतलब आपको कुछ जो प्रमुख जो सूत्र है उसको भी आपको देख लेना है। एक बार आप लघु सिद्धांत कौमुदी उठा लीजिए और जितने भी सूत्र है उसको एक बार देख लीजिए कि किस सूत्र का कौन सा अर्थ है और क्या उदाहरण बन रहा है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं जो लास्ट हमारा दिया गया है यहाँ पे अनुवाद शुद्धि का, ठीक है। क्या दिया गया है, अनुवाद शुद्धि। तो अनुवाद शुद्धि में आपको क्या करना है विद्यार्थियों, पूरा अनुवाद दे दिया जाएगा आपको और उसके बाद ऑप्शन में ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको लगेगा हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, आपको पांचों ही सही लगेगा, लेकिन भाई सही तो एक ही होगा ना ये। तो आपको बिल्कुल अनुवाद शुद्धि का आपको प्रैक्टिस करना है। आप वाच्य को बार बार परिवर्तन करके देखिए, एक वचन को बहुवचन में बदल के देखिए, बहुवचन का एक वचन करके देखिए, मतलब आप अच्छे से अभ्यास कर लीजिए अनुवाद का, ठीक। तो ये तो रहा व्याकरण के बारे में कि संस्कृत व्याकरण से क्या क्या पूछा जा सकता है, ये मैंने आपको बताया। और मैं कौन कौन सा किताब पढ़ के सब तैयार किया हूँ मैं आपको पहले बता दिया हूँ, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ अभी कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया। अब जानते हैं संस्कृत साहित्य के बारे में। तो संस्कृत साहित्य में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, चारों वेदों का विशिष्ट अध्ययन करना है। मैं बता रहा हूँ फिर से सुनिए कि विशिष्ट अध्ययन करना है। आप चारों वेद के बारे में ये नहीं जान लीजिए कि भाई 4 वेद होते हैं इसमें इतना मंत्र है, बस ये नहीं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है कि चारों वेद का कौन कौन सा ब्राह्मण है, ठीक है, चारों वेद में कितने किस वेद में कितना मंत्र है, किस वेद का कौन सा उपनिषद है, किस वेद का कौन सा आरण्यक है, ठीक है। उसके बाद 6 वेदांग है, उस 6 वेदांग के बारे में आपको अच्छे से बिल्कुल पढ़ लेना है। और वेद के बारे में आपको क्या है, इसमें जितने भी सूक्त है उस सूक्त को भी आपको देख के जाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है जो आपका
STET हुआ है उसमें सूक्त का दे रखा है, आप उसी सूक्त को अगर अच्छे से देख लेते हैं तब भी आप पेपर करके आसानी से आ जाएंगे, आपसे पेपर आसान से निकल जाएगा। तो चारों वेदों का विशिष्ट अध्ययन करना है, अच्छे से आपको गहराई से पढ़ के जाना है पूरे वेद के बारे में। उसके बाद दर्शन क्या है, दर्शन को आप सामान्य रूप से भी अगर परिचय देख लेते हैं, किस दर्शन को किसने लिखा है और कौन जो दर्शन है वो क्या मानता है, क्या सिद्धांत है उसका, या किस दर्शन में कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। अगर आप इतना भी देख के चलते हैं तो इसका सामान्य ही आता है, दर्शन से सामान्य पूछा जाता है। और पुराण को भी आपको बिल्कुल सामान्य परिचय देख लेना है, कितने पुराण है, किस पुराण का क्या लेखक है, विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, भागवत पुराण में क्या कहा गया है। ऐसा आपको जो मूल चीज है वो तो पता होना ही चाहिए। आप भाई संस्कृत का आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो मूल चीज तो हर चीज का पता होना ही चाहिए। तो ये तो रहा वेदों के बारे में सारा बता दिया। अब आप कहेंगे कि भाई चारों वेदों के बारे में कैसे पढ़ना है, दर्शन के बारे में कैसे पढ़ना है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, किताब का नाम संस्कृत शास्त्र मंजूषा, ठीक है। इसमें आपको इस किताब का क्या मिल जाएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा इसमें। अगर आपके पास कोई और पुस्तक हो जिससे आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं तो और वो अच्छी बात है, नहीं तो आप संस्कृत प्रतिस्पर्धा ले लीजिए, ठीक है। संस्कृत प्रतिस्पर्धा ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये क्या है कुछ वो नेट लेवल का हो जाता है, ये वाला क्या है ये नेट लेवल का हो जाता है, लेकिन तैयारी करने के लिए भी बहुत अच्छी किताब है, आप इसे कर सकते हैं। सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा। और इससे पहले मैंने जो संस्कृत व्याकरण का बताया वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये तरह वैदिक साहित्य का। अब हम बात करते हैं जो संस्कृत साहित्य का विषय है, जहां से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ था, पिछली बार जो TRE 1 का जो पेपर हुआ था उसमें क्या था कि संस्कृत व्याकरण से ज्यादा प्रश्न पूछा गया था। तो हम लोगों ने भाई तैयारी ऐसा किया कि भाई व्याकरण से पूछ रहे तो व्याकरण की तैयारी करके चलते, लेकिन अगली ही बार क्या हो गया, TRE 2 में पूरा संस्कृत साहित्य से पूछ दिया गया, ठीक है। तो आपको तैयारी दोनों ही प्रकार से कर लेना, मतलब आपको संस्कृत साहित्य हो, संस्कृत व्याकरण हो, वैदिक साहित्य हो, सबका तैयारी करके आपको चलना है। और संस्कृत साहित्य में बात करूं तो सबसे पहले आपको अलंकार की तैयारी कर लेना है, ठीक। छंद का तैयारी कर लेना है, किस छंद में कितनी मात्रा है, कौन सा वर्णिक है, कौन सा मात्रिक है, सारा आपको कर लेना है। फिर काव्य के बारे में, भाई काव्य का अर्थ क्या है, काव्य का प्रयोजन क्या है, भेद क्या है, ठीक, ये सारा आपको कर लेना है। और संस्कृत साहित्य के जितने भी लेखक हैं, ठीक है, जितने भी लेखक हैं और उनके ग्रंथ का नाम, ये तो आपको भाई याद रखना ही है, बहुत पूछता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद रघुवंश, आपको एक सामान्य परिचय इसका पढ़ लेना है, रघुवंश किसने लिखा है, रघुवंश में क्या है, ठीक है। फिर मेघदूत का भी आपको सामान्य परिचय पढ़ते हुए चलना है और कीर्तार्जुनीयम को भी पढ़ लेना है, ठीक है। मैं आपको बस यहाँ पे जो साहित्य में लगा हुआ है जो भी आपका, वो मैं बता रहा हूँ। पढ़ना तो भाई आपको ये, आप चाहे इसको डिटेल में पढ़िए या सामान्य रूप से पढ़िए, लेकिन मैं ये कहूँगा सबका एक बार डिटेल तो आप जरूर ही पढ़ जाए, ठीक है। मूल किताबें आप एक बार जरूर पढ़ जाइए, आपके पास अभी पर्याप्त समय है, एक बार मूल सभी का जरूर पढ़ जाए। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बनाइए। फिर है बुद्धचरितम पढ़ना है आपको, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना है। अभिज्ञान शाकुंतलम अगर आप 4 अंक तक भी पढ़ लेते हैं तो आपके लिए काफी है, ठीक है। उत्तर रामचरितम पढ़ना है, फिर स्वप्नवास दत्तम पढ़ना है और मृच्छकटिकम पढ़ना है। ये जितना भी साहित्य में आपको बता रहा हूँ, इस साहित्य में क्या दिया गया है, इसके लेखक के परिचय, ये सारा आपको बिल्कुल गहराई से पढ़ के जाना है, तभी आप पेपर निकाल सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की, आप सारा जो कंटेंट की तैयारी कैसे करेंगे। तो कई विद्यार्थी क्या है जो यूट्यूब से तैयारी जो करना चाहते हैं, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा, यूट्यूब से तैयारी करने से बेहतर है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, यूट्यूब से तैयारी करने का बेहतर है कि आप जो मूल चीज़ें उसको पढ़ें। जो मैंने किताब बताया है, जो आपको मैंने बुक्स बताया है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी तैयारी होगा और ज़्यादा देर तक स्थिर रहेगा। यूट्यूब पे क्या है, आपका समय अधिकांश जाएगा, हो सकता है आप उसको कम अर्जित कर पाए, लेकिन आप जब स्वयं से पढ़ेंगे तो आपको डाउट क्लियर होगा, ठीक है, और अच्छे तरीके से वो स्मरण में रहेगा। तो मेरा मानना यही है कि आप स्वयं से एक बार पढ़ें। जितना भी मैं किताब का नाम बताया हूँ, जो भी प्रैक्टिस सेट बताया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, और जब भी क्वेश्चन बनाए तो व्याख्या सहित बनाए, ठीक है, कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, ठीक, और इस प्रश्न का उत्तर यही क्यों हुआ। अगर आप इस तरीके से तैयारी करके जाते हैं तो आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। अगर आप हमारे द्वारा संस्कृत माला द्वारा आप तैयारी करना चाहते हैं विद्यार्थियों, अगर आप संस्कृत माला द्वारा तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल के द्वारा तैयारी करना चाहते हैं, मेरे द्वारा आप तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको अभी कमेंट सेक्शन में एक पोल दे दूंगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करना है, कि आपको ये सारा जो दिया गया अलंकार, छंद, काव्य, इसका थ्योरी पढ़ना है या सभी
टॉपिक से आपको क्या ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाना है, आपको कैसे तैयारी करना है, अगर आप ये मेरे को कमेंट करके बताते हैं, अगर आप इसमें आप रुचि दिखाते हैं तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, आपको क्लास डेली क्लास करवाऊँगा, आपको तैयारी बेहतर अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, तो आप ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो साथियों ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो मेरा अपना पर्सनली अनुभव था जो मैं आपको बताया, मैं अभी +2 हाई स्कूल में पोस्टेड हूँ और मेरी तैयारी भी मैं बहुत ज़्यादा तैयारी किया था, जो भी मैं तैयारी किया था वो सारा आपके पास मैंने बताया। आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए और आइए मिलते हैं बिहार में, आइए ना हमारा बिहार में, सभी का स्वागत है। धन्यवाद।